हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आफ्ताब और मैं आप सभी का ए टू एन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ और मैंने आपको पिछली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में बताया था। व्याकरण यानी ग्रामर में आपको बताया था ग्रामर के 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है फोनोलॉजी यानी वर्ण विचार, दूसरा आपका होता है मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार और तीसरा आपका होता है सिंटैक्स यानी वाक्य विचार। तो मैं आप आज आपका सेकंड चैप्टर यानी फोनोलॉजी वर्ण विचार है। तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण को। वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है वर्ण? वर्ण होता है वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, गौर कीजिएगा मेरे बोलने पे, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली हुई आवाज का लिखित रूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को परिभाषा दी हुई है वर्ण की। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली आवाज, छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली आवाज का लिखित रूप, ठीक है, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। कैसे? छोटी से छोटी ध्वनि हमारे मुख से क्या निकल सकती है? जैसे अ, ठीक है, इ, उ, क, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है। जैसे आप गाय लिखा हुआ है, ये गाय एक शब्द है, ठीक है। तो इसमें हम वर्ण कैसे जानेंगे? देखिए ग, ये आपका ग हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली आपका होता है एक अक्षर, इसमें ये इसको वर्ण नहीं कह सकते हम। वर्ण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गा और प्लस अ जुड़ा हुआ है इसमें। नॉर्मली गा करके देखिए, गा गा ग, ठीक है। ग ऐसे होता है, ये आपका हो गया वर्ण, ठीक है। और गा ये ऐसे होता है, ठीक है, इसमें आ जुड़ा हुआ होता है। तो लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, मुख से निकली आवाज या मुख से निकली आवाज का लिखित रूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। देखिए इसके आप टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है, इस गा के आप टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इस गा के आप टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? वर्ण। देखिए जिसे लिखा हुआ गाय, ठीक है, तो गा प्लस आ प्लस य प्लस अ हो गया आपका गाय, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आपके वर्ण, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली हुई आवाज जिसके आवाज का लिखित रूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने, आशा करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, यानी अल्फाबेट, ठीक है। वर्णों का उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 52, इनकी संख्या 52 होती है, ठीक है। इन्हें स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ठीक है, या अन्य श्रेणियों में भी बांटा गया है, ठीक है। जैसे देखते हैं इसकी परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों का उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन के आधार पर व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ग्रुप, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। इन्हें स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन तथा अन्य श्रेणियों में बांटा गया है। अरे जैसे आप स्कूल में जाते हैं, अलग अलग क्लास होती है, ठीक है, आप लोगों की। जैसे कक्षा 6 के बच्चे को कक्षा 6 में बैठाला जाता है, कक्षा 7 के बच्चे को कक्षा 7 में बैठाला जाता है। इसी प्रकार से इन्हें भी बांटा गया है अलग अलग श्रेणियों में, ठीक है।
तो अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, हम देख लेते हैं, अब बहुत से लोग नहीं जानते अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था, जिसे ये का लिखा हो, ठीक है, ये आपका हो गया वो अक्षर। ठीक है, लेकिन जब ऐसे हलंत लगा हुआ हो ना, तो इसको पढ़िए का, इसके इसमें इसका जब टुकड़े करोगे इसके, तो का प्लस आ, यानी तब का होगा। ठीक है, लेकिन आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ण है। ठीक है, वर्ण में हमने पढ़ा है वह छोटी से छोटी ध्वनि। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकली हुई आवाज, जिसके आवाज का लिखित रूप जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते, उसके हम वर्ण कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है, वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताते हैं। वर्णमाला क्या होती है, कितने टाइप होते हैं वर्णमाला में, अक्षरों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, वो सब आप लोगों को अभी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, देखते हैं हम आगे वर्णमाला के बारे में। देखिए, वर्णमाला को कुछ श्रेणियों में डिवाइड किया गया, जैसे वर्णमाला के दो पार्ट किए गए हैं। ठीक है, या मुख्य रूप से दो पार्ट है, लेकिन अन्य भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, नंबर 1 स्वर। ठीक है, स्वर में आपका, देखिए आपका स्वर, ठीक है, स्वर में आपका क्या आ जाएगा, आ इ उ री ए ओ औ। स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, बहुत लोग पहले बताते थे 13 होते हैं, 30 मतलब, तो 30 नहीं होते हैं, उनको 2 निकाल दिया गया, उनको आप क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, तो व्यंजन देखिए आपको, का ख ग घ अंग। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, का वर्ग के। इसमें आवाज जो है आपके कंठ से निकलती है। ठीक है, गले से निकलती है, कंठ यानी गला, ठीक है, गले से निकलती है। तो इन लोगों को एक श्रेणी में बांट दिया गया। ठीक है, कि आप लोगों को कहा गया कि आप लोग का वर्ग में रहेंगे। ठीक है, एक ग्रुप बना दिया गया इन लोगों को, तो इन लोगों का एक ग्रुप हो गया का वर्ग। तो का वर्ग में केवल कंठ से निकलने वाली आवाज केवल आती, क ख ग घ अंगा। ठीक है, का ख ग घ अंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे चा वर्ग। चा वर्ग में जो है तालु से हवा जो है तालु से निकलती है। देखिए, च छ ज झ या। ठीक है, तो ऐसे हर उसको वर्ग को डिवाइड किया गया है अलग अलग। इनकी टोटल व्यंजन जो है, व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। ठीक है, फिर आपका आता है अंग आ, अयोगवाह। अयोगवाह को मतलब स्वर से हटा दिया गया है क्योंकि इनको अयोगवाह माना जाता है। ठीक है, इनकी संख्या है 2। ठीक, देखिए अन्य जो है अंगा और ढा। ठीक है, इनको जो है अन्य श्रेणी में रखा गया है। देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कर दिया गया है। संयुक्त व्यंजन देखिए, छ लिखा हुआ है, ये छ लिखा हुआ है। छ को आप बोलिए तो लगता है कि चा और छ ऐसे लग रहा है मिलके बना है। ठीक है, तो च और छ तब छ होता है। ठीक है, त्रा। ठीक है, ता प्लस रा, तो लगता है कि किन्हीं से मिलकर बने हैं, किन्हीं 2 चीजों से मिलकर बने हैं, तो इनको संयुक्त व्यंजन में रख दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए वर्णमाला का सारा पूरा वो हो चुका है। आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, हमने वर्ण पढ़ लिया। ठीक है, वर्णमाला पढ़ ली। ठीक है, वर्णमाला में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, किन किन वर्गों में बांटा गया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए, उच्चारण के आधार पर
वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक स्वर यानी वोवेल, ठीक है, नंबर दो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? देखिए क्या होता है स्वर, वे वर्ण, ठीक है। देखिए स्वर एक टाइप का वर्ण ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे वे वर्ण जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ठीक है। वे वर्ण जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो वर्ण कहलाता है। जैसे आ ई उ ये सब क्या है? आपके वर्ण हैं, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार स्वर व्यंजन ले लीजिए ना, तो का बोलेंगे ना, जैसे का बोलिएगा, का, ठीक है, या खा। देखिएगा इसमें खा जो बोलेंगे ना, तो खा में आ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इनको जरूरत पड़ती है किसकी? इनकी, लेकिन इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए। स्वर को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए लिखा गया वे वर्ण जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं, यानी वोवेल्स कहलाते हैं। जैसे आ ई ये सब आपके स्वतंत्र रूप हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए स्वर क्या है, स्वर कितने होते हैं, ठीक है। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। जैसे आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। लेकिन उच्चारण के आधार पर नॉर्मली हम अगर आपसे पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप बताते हैं 11, ठीक है। लेकिन हम अगर उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो हम री को काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते? अभी बताता हूं आपको। री से ऋषि जो होती है, री को काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि आ ई उ ए, ठीक है सर, ए ओ औ, ठीक है। री को जब आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो र, ठीक है, प्लस ई, र प्लस ई, इसमें दो जो है वर्ण मिलते हुए आते हैं, ठीक है, नजर आते हैं। इसीलिए हम उच्चारण के आधार पर इसको काउंट नहीं करते। अगर आपसे पूछता है कोई कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11, या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11 यानी 11, ठीक है। अगर उच्चारण के आधार पर आपसे कोई पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 यानी 10, क्योंकि उच्चारण के आधार पर हम री को काउंट नहीं करते, ठीक है। नंबर 3 आता है मानक वर्णमाला के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम मानक वर्णमाला के आधार पर स्वरों की संख्या देखेंगे तो 13 होती है। क्योंकि यहाँ पे आप बताइए 13 कैसे हो गई? 13 यहाँ पे इसलिए हो गई क्योंकि हम अयोगवाह, जो दो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह यानी अंग और आह, ठीक है, इनको जब निकाल देते हैं, इन्हीं मानक वर्णमाला जो है, मानक यानी सरकार द्वारा जो प्रमाणित वर्णमाला है, उसमें जब हम देखेंगे तो 13 वर्ण जो है हो जाते हैं। स्वर अंग और आह को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर क्या होता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पे कितने स्वर होते हैं, मानक वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ठीक है, और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वोवेल्स, ठीक है। तो देखिए स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल्स, नंबर 2 दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल्स, नंबर 3 लुप्त स्वर यानी मिसिंग वोवेल्स। देखिए ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जब आप इनको पढ़ेंगे या इनको बोलेंगे या इनका उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। जैसे जैसे अ इ उ, ये जो है आप जब उच्चारण करेंगे दूसरा व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा, आपके साइड में जो खड़ा होगा वो जान भी नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है।
इनकी कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, जैसे आ ई उ री, पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मुंह खुल ही नहीं रहा है सही से। लेकिन इसी के दूसरे साइड दूसरा प्रकार जब आप देखेंगे दीर्घ स्वर में, लॉन्ग वॉवेल्स में, तो आपको दिखेगा उच्चारण में अधिक समय, यानी ह्रस्व स्वर से यानी शॉर्ट वॉवेल से दोगुना समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 7 होती है। जैसे देखिए बड़ा आ यानी आ, ई, ऊ। ठीक है, ये इनमें समय लग रहा है। अगर आप बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति जान पाएगा कि हाँ क्या बोल रहा है बंदा। ठीक है, तो इसी प्रकार आ, ई, ऊ, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी दोगुना समय लग रहा है, तो इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तीसरा आते हैं हम लुप्त स्वर में। लुप्त स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी इससे भी अधिक समय लगेगा। इनका कोई पर्सनल चिन्ह, अपना चिन्ह नहीं होता है, लेकिन एक चिन्ह होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये चिन्ह होता है इनका। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओम लिखा, तो ओम लिखे, ओम कहने में कहे ओम, यानी समय 3 गुना लग रहा है। ठीक है, तो आप ये ओम, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, वो इसी को क्या कहते हैं हम? लुप्त स्वर। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लुप्त स्वर। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने स्वरों के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, मतलब स्वरों का किस स्थान से, मुख के किस स्थान से उच्चारण होता है। ठीक है, किस स्थान से उच्चारण होता है। ठीक है, किस स्थान से हम बोलने का प्रयास करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कंठ, सबसे पहले आता है आपका कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। ठीक है, देखिए गले में, गले से क्या क्या बोलते हैं? सॉरी बड़ा। ठीक है, देखिए आ यानी गले से निकल रही है। ठीक है, आवाज आ। ठीक है, दूसरा आता है आपका तालु। तालु क्या होता है? देखिए तालु होता है, ये जुबान जो होती है उसके ऊपर का हिस्सा, ये तालु होता है। ठीक है, तालु जब ई बोलते हैं हम, ई देखिए बोल के आप, ई जो हवा निकलती है वो हमारे तालु से लड़ती है सीधे ऊपर वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, जुबान का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी मुख का जो ये वाला हिस्सा होता है, वहां पे जब हवा टच होती है तो वहां से ई निकलता है। देखिए ई वहां पे टच होती सीधे। ठीक है, उसके बाद होता है ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आता है उ। ठीक है, देखिए जब आप उ बोलते हैं तो आपको होंठों को गोल करना पड़ता है। उ यानी होंठ से, होंठ को इसमें प्रभाव पड़ रहा है होंठ पे। ठीक है, उ। ठीक है, होंठों को गोल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ओष्ठ के अंतर्गत ही आता है। मूर्धन्य क्या मतलब है? देखिए मूर्धन्य री बोलिए, री तो जो है कंपन सा होता है जुबान में। ठीक है, और एक गड़गड़ाहट के साथ, मतलब रगड़ के साथ हवा निकलती है। ठीक है, जो वायु है या बोली है, आवाज है, वो रगड़ के साथ निकलती है, री। तो वहां पे मूर्धन्य की कैटेगरी में रखा गया है। कंठ तालव्य, देखिए कंठ तालव्य ये होता है, इसका मतलब कंठ तालव्य मतलब होता है कंठ और तालु से, दोनों से। जब ए बोलेंगे, ए आई, कंठ और तालु दोनों का वो हो रहा है। ठीक है, यूज हो रहा है, कंठ और तालु का दोनों का यूज हो रहा है। देखिए ए। ठीक है, यानी कंठ से भी आवाज आ रही है, मतलब कंठ पे भी फर्क पड़ रहा है और तालु पे भी। ठीक है, कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ मतलब ओ आओ, यानी कंठ से भी मतलब आवाज आ रही है, और ओठो जो हमारे जो होंठ है उनको भी उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वो गोल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वर्क कर रहे हैं, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ में आएगा ओ आओ। ठीक है, देख लीजिए फिर से, कंठ का मतलब होता है गला। ठीक है, गले से आ ठीक है निकलता है। आप लोग बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तालु यानी जो मुख का हमारा
ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं हम तालु। ठीक है, यहाँ पे जो हवा है टकराती है, वायु टकराती है, तब हमारा ई ई निकलता है। ओष्ठ जो है, होठों को हमें गोल करना पड़ता है उ बोलने के लिए। ठीक है, गोल हो जाते हैं। मूर्धन्य में जो है आपका एक रगड़ के साथ हवा निकलती है। ठीक है, मूर्धन्य यानी री जब बोलेंगे ना, तो तालु और जुबान से जो है रगड़ के हवा निकलती है बीच से। ठीक, कंठ जो है गला और तालु, इसमें कंठ तालव्य में जो है गले और तालु का दोनों का यूज होता है। ठीक है, ए आई तब बोल पाते हैं। और कंठोष्ठय में ओ औ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम स्वरों की मात्राएं। ठीक है, स्वरों की मात्राएं क्या क्या होती हैं स्वरों की। देखिए, छोटा आ होता है वो अमात्रिक होता है, मतलब उसकी कोई मात्रा होती ही नहीं है। अन्य जितने बचते हैं वो सब मात्रिक होते हैं, उनकी मात्राएं होती हैं। देखिए, बड़ा की मात्रा ये है। ठीक है, बड़ी की मात्रा ये है। ठीक है, सॉरी, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, और छोटा की मात्रा ये है। बड़ा उ, ऋषि की मात्रा ऐसे। ठीक है, ए की मात्रा ये, आई की मात्रा ये, ओ की मात्रा एक डंडी ऊपर से मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा ये होती है अंग, और अह दोनों अयोगवा होती है, पर इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके शॉर्ट लेते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं अयोगवाह के बारे में। उतनी देर से हम अयोगवाह बता रहे थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अयोगवाह क्या होता है। देखिए, अयोगवाह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वर में क्या होता है, जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे नाक से हवा निकलती है। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है आपका। ठीक है, ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये मात्रा होती है। ठीक है, जैसे अगर हम अंतर बोलेंगे, अंतर, अंतर, संकट, तो हवा नाक से निकलती है। ठीक है, तो उस स्थान पे हमको क्या लगाना पड़ता है, अनुस्वर, मतलब अनुस्वर का ये यहाँ पे ये बिंदी लगानी पड़ती है। ठीक है, अंगूर बोलेंगे ना, तो वहां पे क्या, अनुनासिक, सॉरी, अनुस्वर लगेगा वहां पे। ठीक है, अनुस्वर का आप सिंबल देख सकते हैं, ये सिंबल होता है आपका। ठीक है, यानी एक लाइन, उसके ऊपर बिंदी। ठीक है, समझ गया आप लोग। मतलब इसमें हवा जो है नाक से निकलती है। ठीक है, हवा जो है नाक से निकलती है। दूसरा होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक का ये होता है आपका सिंबल, चिन्ह। ठीक है, इसमें एक इसको चंद्रबिंदी भी कहते हैं, ऐसे चंद्रबिंदी। इसमें हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे दांत, दांत, हवा मुख से भी निकलती है, मुख खुला होता है, और नाक से भी निकलती है, तो उसके लिए हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। दांत, जैसे चांद, हंसी। ठीक है, आदि शब्दों में जब मुख और नाक से दोनों से हवा निकलती है, तो वहां पे हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका विसर्ग। ठीक है, इसमें जो है आपको हा का मतलब उच्चारण जब करेंगे, आप इसको बोलेंगे तो आपको लास्ट में हा लगेगा, जैसे हा की तरह लगता है। जैसे आप जैसे देख लीजिए, प्रायः, प्रायः। ठीक है, प्रातः, मतलब एकदम से निकलता है, उसको वहां पे आप विसर्ग का प्रयोग करेंगे, अतः, अतः, मतलब जो वर्ड होगा उसके बारे में बाद में मतलब पूर्ण तरीके से नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण तरीके से हा नहीं आता, वरना हा लिख देंगे हम। ठीक है, इसीलिए मतलब कुछ ही पार्ट आता है हा का, इसलिए जब मतलब उच्चारण करते हैं उस चीज का, तो जैसे अतः एकदम से हा आ जाता है, तो वहां पे हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं आपको जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है इस वीडियो में आपको पसंद आ गया होगा, या आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और जो इसका अगला पार्ट है, अभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा लेंदी टॉपिक मतलब वीडियो बनाते हैं तो आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसका पार्ट 2 यानी स्वर आप आज हम कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगले मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को व्यंजन के बारे में विधिवत पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।